हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका कहानी के एक और इस एपिसोड में। आप लोग को याद होगा 2 अक्टूबर 2021 शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया ड्रग्स के मामले में, और साथ में 8 लोगों को। और इसके बाद करीब 28 दिन तक आर्यन खान जेल में रहा। अब सवाल ये है कि आर्यन खान को जो 28 दिनों तक जेल में रखा गया, वो अनजाने में हुआ या कोर्ट की वजह से हुआ, या फिर टॉप के अफसर एनसीबी के या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वजह से हुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के 3-4-5 दिन तक हुआ क्या था। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं एनसीबी के, एनडीपीएस एक्ट के, उनका कहना है आर्यन खान को 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाना चाहिए था। तो फिर वो एनसीबी के हिरासत में और ऑर्थर रोड जेल में 28 दिनों तक उसे क्यों रखा गया। तो क्यों रहा, अगर मैं बताऊं तो उसकी एक वजह है कि जैसे ही एनसीबी के बड़े अधिकारियों को ये पता चला कि पकड़े जाने वाले में एक का नाम आर्यन खान है और उसके बाप का नाम शाहरुख खान है, तो उन्हें लगा कि एक बड़ी मछली जाल में फंस गई है और उस मछली को जाल से निकालने के लिए एक बड़ी कीमत वसूला जाए। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। 2 अक्टूबर की रात को जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से 5 मोबाइल लगातार ऑन थे। पांचों मोबाइल से लगातार कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी वीडियो कॉल, कभी चैट चल रहा था। नॉर्मल कॉल नहीं हो रहा था। अब 5 लोग कौन थे? उनमें से एक जो सेंट्रल में थे, जिसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, जिसे उस वक्त सिंघम हीरो कहा गया, लेकिन अब वो विलन है, समीर वानखेड़े। और उसके अलावा जो 4 लोग हैं वो सब समीर वानखेड़े के बॉस हैं। और वो चारों लगातार पूरी रात अगले दिन समीर वानखेड़े से छोटी छोटी बातों की जानकारी ले रहे हैं। वो चारों कौन थे? उनमें से एक थे मूथा अशोक जैन, जो उस वक्त में 2021 में समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस हुआ करते। लेकिन इत्तेफाक से आर्यन खान की गिरफ्तारी के पहले मूथा अशोक जैन छुट्टी पे चले गए। और जब वो छुट्टी पे चले गए तो उनकी जगह में एक टेम्परेरी बॉस बना, जो थे ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। तो मूथा अशोक जैन इस वक्त में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं। उस वक्त एनसीबी में थे और समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस थे, लेकिन छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से दूसरे अफसर को चार्ज दिया गया कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी, जो समीर वानखेड़े को गाइड कर सके। उनका नाम ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। उसके अलावा जो तीसरे हैं वो हैं संजय सिंह। संजय सिंह उस टाइम पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड थे। और चौथे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बॉस एसएन प्रधान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी डायरेक्टर जनरल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड, समीर वानखेड़े के उस वक्त के बॉस, और समीर वानखेड़े के वो बॉस जो छुट्टी पर गए हुए थे। और ये पांचों लगातार फ़ोन पर, मैसेजेस पर। तो जब ये गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ज्ञानेश्वर कुमार मैसेज भेजते हैं समीर वानखेड़े को और पूछते हैं कि ये जो क्रूज से कुछ लड़कों को ड्रग्स मामले में पकड़ा है, उनमें से कोई बॉलीवुड एक्टर का बेटा भी है क्या? जवाब दिया गया हाँ। अब गिरफ्तारी शो कर दी गई, उधर डीजी साहब को भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। और जो छुट्टी पर हैं मूथा अशोक जैन, अब वो भी जाग चुके हैं। हर एक को ये था कि आर्यन खान गिरफ्त में आया है और वो एक बड़ी मछली है, उससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। आर्यन खान को रात भर रखा गया। अब उसके पास से तो कोई ड्रग्स मिली नहीं थी, ड्रग्स मिली थी उसके दोस्त अरबाज के पास में। समीर वानखेड़े को ये मालूम था कि अदालत में बहुत ज़्यादा दिनों तक इसे रोक नहीं पाएंगे और जुडिशियल कस्टडी, और फिर इसे आराम से जमानत मिल जाएगी। इसीलिए 3 अक्टूबर की सुबह इसे कोर्ट में पेश किया गया और 1 दिन की पुलिस हिरासत मांगी। क्योंकि बहुत बड़ा केस था नहीं, छोटा सा केस था, अदालत ने 1 दिन की कस्टडी दे दी। 1 दिन की पूछताछ के बाद अब 4 तारीख आती। 2 को अरेस्ट हुआ, 3 को पेशी, और 4 तारीख आती है 1 दिन के पूछताछ के बाद। और 4 तारीख को पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। 4 तारीख की सुबह समीर वानखेड़े ने अपने वकील के साथ प्लान बनाया कि आज जब उसे कोर्ट में पेश करेंगे तो आर्यन खान की पुलिस कस्टडी नहीं मांगेंगे, जितनी पूछताछ होनी थी हो गई। अब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। यानी एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी तो जुडिशियल कस्टडी में जाते ही हाथों हाथ आर्यन खान की बेल। मतलब आर्यन खान को 4 अक्टूबर को ही बाहर आ जाना था बेल पर। और ये सारी बात समीर वानखेड़े ने अपने सीनियर अफसरों को व्हाट्सएप पर भेजा कि आज हम उसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे मेडिकल के लिए, और उसके बाद वहाँ से मेडिकल होने के बाद कोर्ट लेके जाएंगे, और कोर्ट ले जाने के बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, यानी कि हम रिमांड नहीं लेंगे। उसके बाद ये कोर्ट पहुंच गया। सुबह करीब 11 बजे का वक्त होगा। कोर्ट जाने के बाद समीर वानखेड़े के फ़ोन पर उनके वो बॉस जो छुट्टी पर थे,
कायदे से उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए था। मुंह था अशोक जैन। उनके कॉल आना शुरू होते हैं। कोर्ट में है, भीड़ है, शायद इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या सिग्नल कमज़ोर। 6 मिस्ड कॉल, एक वीडियो कॉल और मैसेज प्लीज़ कॉल। उसके बाद ये कॉल देखते हैं और मैसेज करते हैं और उधर से मूथा अशोक जैन का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और वो ये है कि एसपीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील है, और एक का नाम था, इन दोनों से कहो कि ये अपनी पूरी जान लगा कर लड़ें, जिरा करें और बहस करें और किसी भी हालत में आर्यन खान की कस्टडी लो। अब ये बात सुनकर एनसीबी की पूरी टीम, जिसने आर्यन खान को अरेस्ट किया, उनके कान खड़े हो गए। उसने कहा ये क्या है, पेपर तैयार हो गया है। और जब 4 अक्टूबर को आर्यन को पेश किया गया था तो वहाँ के हर मीडिया को, जो रिपोर्टर वहाँ पर खड़े हुए थे, उनका यही था कि रिमांड लेटर पहले से तैयार होता है, ड्राफ्ट भरा होता है, उसमें भरा हुआ था कि एनसीबी आज इसकी कस्टडी नहीं मांगेगी बल्कि जेसी भेज देगी, यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल चला जाएगा, फिर बेल, पुलिस कस्टडी में बेल नहीं मिलती। तो सभी रिपोर्टर को भी मालूम कि उनके ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है। और अब अचानक ये मैसेज आ रहा है सीनियर अफसर समीर वानखेड़े के, और वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में इसकी रिमांड लो, पुलिस कस्टडी में ही रखो। अब सीनियर अधिकारी का हुक्म था तो तुरंत एनसीबी ने पैतरा बदला और वकील को बताया गया। अब वकील ने वहाँ नया दांव पेच खेला कि मोबाइल से कुछ सबूत मिले हैं जिससे ड्रग्स तस्करी का मामला बनता है, जिसके लिए हमें और वक्त चाहिए। और इसके बाद अदालत ने आर्यन खान और उसके साथ के लोगों को फिर से पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अच्छा, उस व्हाट्सएप चैट में जो कहा गया कि रिमांड मांगो, जेल नहीं जाना चाहिए, हमारी कस्टडी में रहना चाहिए, ये उनका नहीं, यानी मूथा अशोक जैन का नहीं, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के डीजी यानी कि एसएन प्रधान का इंस्ट्रक्शन है। बाकायदा ये उस व्हाट्सएप चैट के नीचे लिखा हुआ था। तो अब डीजी साहब क्यों चाह रहे थे आर्यन खान की जुडिशियल कस्टडी ना हो बल्कि एनसीबी यानी उनकी अपनी कस्टडी में हो, एन वक्त पर, जबकि जो टीम उससे पूछताछ कर रही है उसने कहा था इसे अब हम अपनी कस्टडी में नहीं रखेंगे। तो यहाँ से ये सारे शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो तमाम अफसरों की बातचीत है, हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी आप लोगों के हाथों लग जाए। बड़ी हैरानी होती है कि 6 ग्राम 8 ग्राम गांजे के साथ जो 8 लड़के पकड़े गए, ऐसी खबर न्यूज़ में चलने लायक भी नहीं है। लेकिन वो 8 ग्राम गांजा जो उन 8 लड़कों के पास से पकड़ा गया, उसमें से एक इंसान बड़ी बाप की औलाद है, मशहूर शख्स का बेटा है। बाकी सब छोड़ दीजिए, उस व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड बताता है कि एनसीबी के उस वक्त के 5 टॉप बॉस, चाहे वो समीर वानखेड़े हों, चाहे मूथा अशोक जैन, चाहे ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, चाहे संजय सिंह, चाहे एनसीबी के बॉस एसएन प्रधान, अगले 3-4 दिनों तक लगता है ये लोग सोए भी नहीं थे। देर रात तक चैट, देर रात तक बातचीत। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि एक मामूली से केस में, और डायरेक्टर साहब दिल्ली में बैठे हुए, ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड भी दिल्ली में होते हैं, मुंबई के एक छोटे से केस के लिए पूरा दिल्ली अलर्ट में है। दिल्ली से ही हुक्म जा रहे हैं, वहाँ कस्टडी हो ना हो वो सब दिल्ली से जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि इसका राज क्या है। तो चलिए अब आपको असली खबर बताता हूँ। अभी आपको पता होगा कि 12 मई को सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से मांगने के लिए एफआईआर दर्ज किया। 15 तारीख को बुलाया, 15 तारीख को समीर वानखेड़े वहाँ गए नहीं और अगली तारीख मिली 18 तारीख की, और ये था कि 18 तारीख को समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी हो सकती है और शायद होगी भी। तो समीर वानखेड़े 15 तारीख को तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनको डर था कि 18 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो वो पहुँच गए दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल पिटीशन दाखिल कर दी। क्रिमिनल पिटीशन, वो भी किसके खिलाफ? अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ, और उसमें भी जिसको डायरेक्ट नामजद किया है, जो आर्यन केस में उस वक्त उनके डायरेक्ट बॉस थे, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, उनका नाम है इस क्रिमिनल चार्जशीट में। और उसी चार्जशीट के साथ उन्होंने वो सारे व्हाट्सएप चैट अपने बॉसेस के साथ आर्यन केस के दौरान हुए वो रख दिए, और उसमें ये सारी बातचीत है। और उसमें ये दिख रहा है कि 2 अक्टूबर की रात से लेकर जब तक वो एनसीबी की हिरासत में रहा, कैसे लगातार फ़ोन बज रहे हैं, कैसे व्हाट्सएप चैट चल रहा है, कैसे एक छोटी से छोटी प्लानिंग चल रही है, कैसे व्हाट्सएप चैट में पूछा जा रहा है कि मुंबई से आर्यन खान का कोई विजुअल है तो भेजो, ये पूछा जा रहा है कि क्या हम इसको मीडिया में शेयर कर दें, बताया जा रहा है कि एसआरके की टीम की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
फिर ये भी बताया जा रहा है कि एनसीबी के अपने जो हैं वो नंबर 2 पे ऑल इंडिया ट्रेंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि एक एक मीडिया पर क्या खबर चल रही है, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बताया जा रहा है कि अभी ये हो रहा है। नवाब मलिक जब इल्ज़ाम लगा रहे थे तब भी ये था कि नवाब मलिक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बोलेगा, ये भी बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि एक छोटे से केस में इतनी ज़्यादा उथल पुथल, पूरे बड़े बड़े बॉस लगे हुए हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है कि आज तक कम से कम इतने सालों में एनसीबी का कम से कम नाम सुनने को मिल रहा है अब, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद, वरना कोई जानता भी नहीं था। कभी किसी बड़ी मछली को एनसीबी ने पकड़ा और आपने नाम सुना? अभी हाल ही में था कितने हज़ार करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, और इससे पहले अडानी पोर्ट पर भी पकड़ाया। इससे पहले कई बार हज़ार हज़ार करोड़ के भी ड्रग्स मिले हैं। लेकिन उन ड्रग्स का इंडिया में मालिक कौन है? अभी 15 या 30 हज़ार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। अभी ये लेटेस्ट बात कर रहा हूँ 15 से 20 दिन पहले की, और वो ड्रग्स नेवी ने पकड़ा। अगर मान लीजिए वो 15,000 करोड़ का भी था, तो 15,000 करोड़ का ड्रग्स भेजने वाला और उसको इंडिया में कोई तो रिसीव करेगा, उसकी हैसियत क्या होगी? वो कितना बड़ा आदमी होगा? तो ऐसे किसी बड़े आदमी को आज तक मुझे तो कोई नाम याद नहीं आता कि एनसीबी ने पकड़ा हो। जितने भी छोटे मोटे पैडलर होते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम बेचते हैं, उनको उठा लेते हैं, और जब तक उनकी खबर मीडिया में आती है तब तक वो बेल आउट भी हो चुके होते हैं। लेकिन बड़े आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? इस केस से यही अंदाज़ा होता है कि ऐसी चीज़ों में आमतौर पर एनसीबी एक तरह से देखती है कि सामने वाला कितनी बड़ी मछली है, उसको जाल से निकालना है और कीमत तय करो। 25 करोड़ की जो सौदेबाजी है वो पहले ही सामने आ चुकी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है, और उस 25 करोड़ की सौदेबाजी में कौन कौन फंसता है, अभी समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। जो क्रॉस क्रिमिनल एफिडेविट दाखिल किया है समीर वानखेड़े ने अपने ही अफसरों के खिलाफ, उसका क्या होगा? तो कुल मिलाकर देखें तो एनसीबी एक दूसरे के राज खोल देगी और सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और साथ ही ये भी पता चलेगा कि उस 2 अक्टूबर की रात क्रूज़ में जो लड़के पकड़े गए थे, उसके पीछे की असली साजिश थी क्या, और कैसे ये सब कुछ हुआ। कैसे एक आम केस इतना हाईलाइट हुआ, कैसे एक लड़का जिसको 24-48 घंटों में बेल आउट हो जाना चाहिए, उसे 28 दिनों तक जेल में रखा गया। दिल्ली से क्यों हुक्म जा रहा था, ये व्हाट्सएप चैट सारी बातें बताएंगे। और ये व्हाट्सएप चैट दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है इस वक्त। दिल्ली हाई कोर्ट भी पढ़ेगी इसको, और इंतज़ार कीजिए आप, आने वाले वक्त में इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें सामने आएंगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।